Hello dear students, I am Ranjit Kumar working as teacher at Government High School Hathal from district Rajouri. Dear students, Director School Education जम्मू की तरफ से चलाई जा रही होम क्लासेस में आप सबको वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 की फिजिक्स का सेकेंड यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इस यूनिट का एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एरर। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में एरर का मतलब होता है त्रुटि, कमी, गलती, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में एरर का क्या मीनिंग है, एरर क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते थे इसको? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता था? फॉर वाटर म्यू कितना आता था? 1.33। ये एक्चुअल वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की। अब सपोज हमारी एक क्लास है और इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। मैं 5 स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करके बताइए मुझे। एक स्टूडेंट बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसके केस में आ रही है, उसने जो वैल्यू निकाली है वो आ रही है 1.34। दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.36 आ रही है, और तीसरा स्टूडेंट बोल रहा है 1.30 आ रही है वैल्यू, और फोर्थ स्टूडेंट बोल रहा है 1.28, और फिफ्थ स्टूडेंट बोल रहा है सपोज 1.33। ये जो वैल्यूज हैं ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं? मेजर्ड वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू है? ये है एक्चुअल वैल्यू। अब आप देख रहे हैं कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, इसी को हम बोलते हैं एरर। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे हमें एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि हमारा रिजल्ट जो है वो एक्चुअल रिजल्ट के इक्वल होगा या नहीं होगा। ये जो अनसर्टेनिटी होती है इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं एरर। नाउ वी कैन डिफाइन एरर। एरर क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Uncertainty in measurement of physical quantity। एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। अगर एरर होगी तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? डाउटफुल रहेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि एरर कैसे होती है, कितने तरह की एरर होती है, और क्या तरीके हैं जिनसे हम एरर को मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एरर कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स, मेन 3 टाइप्स हैं एरर की। फर्स्ट टाइप है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। नंबर सेकंड है रैंडम एरर, और नंबर 3 होती है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। तो एरर की 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर, सेकंड टाइप है रैंडम एरर, और थर्ड टाइप है ग्रॉस एरर। जो सिस्टमैटिक एरर है इसका एक सेट पैटर्न ऑफ ऑकरेंस होता है। इसके कॉजेस हमें पता होते हैं, ये एरर क्यों हो रही है, ये कॉजेस इसके हमें पता होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉजेस आर नोन। कॉजेस आर नोन। इसके कॉजेस हमें पता होते हैं कि ये एरर क्यों हो रही है। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये भी, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर सेकंड इज पर्सनल एरर।
सेकेंड एरर कौन सी है? पर्सनल एरर। फिर आती है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। और एक टाइप इसकी और होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल एरर। मींस सिस्टमैटिक एरर की 4 टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर और नेचुरल एरर। इसको याद रखने के लिए एक आपको मैं निमोनिक्स बताता हूं। IPL नहीं, IPL नहीं। इस बार कोविड-19 के कारण आप लोग IPL के मैचेस नहीं देख पाए हो, तो ये निमोनिक्स आप यहां पे भी यूज कर सकते हो। IPL नहीं, I मींस इंस्ट्रूमेंटल एरर, P मींस पर्सनल एरर, L फॉर लीस्ट काउंट एरर और N फॉर नेचुरल एरर। तो अब आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप निमोनिक्स थोड़ा सा ध्यान में रखें, IPL नहीं, ये मुश्किल तो नहीं है, IPL नहीं, तो याद रहेगा आपको कि सिस्टमैटिक एरर्स की टाइप होती हैं I फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर, P फॉर पर्सनल एरर, L फॉर लीस्ट काउंट एरर और N फॉर नेचुरल एरर। अब हम समझेंगे पहले कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, फिर पर्सनल एरर को समझेंगे, फिर लीस्ट काउंट एरर को समझेंगे और फिर नेचुरल एरर को पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? नाम से पता चल रहा है, ये एरर किसके कारण होती है? इंस्ट्रूमेंट के कारण। अगर आपने इररेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट ले लिया, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ले लिया, डैमेज इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसके कारण जो एरर होती है उस एरर को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। किसके कारण होती है? इररेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट ले लिया आपने, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ले लिया, डैमेज इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसके कारण ये एरर हो सकती है। इररेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा? देखिए, आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करना होता है? वोल्टमीटर। लेकिन आप उसके लिए अगर आप एमीटर यूज करेंगे तो नेचुरली उसमें क्या आएगी? रीडिंग डिफरेंट आएगी, उसमें एरर रहेगी। डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट मींस आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उसमें फॉल्टी कैलिब्रेशन है, उसमें जो डिविजन्स हैं वो इक्वल डिवीजन नहीं हुआ है उनमें। जो डिविजन्स हैं, जैसे अगर 5 वोल्ट है और 10 वोल्ट है, इसमें अगर 5 डिविजन्स हैं तो 15 में 5 डिवीजन ना हो, सपोज 7 डिवीजन हो जाए। यहां पर 5 डिवीजन थी 5 और 10 वोल्ट के लिए, यहां पे कितनी थी? सपोज 5 डिवीजन थी, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट में कितनी आ गई? 7 डिवीजन आ गई। तो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मेजरमेंट करोगे तो डेफिनेटली एरर आएगी। ये हो गया डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। डैमेज इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ कि आप ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो कि आखिरी सांसें गिन रहा है। जैसे कि इंच टेप है, इंच टेप का आधा पोर्शन जो है वो हैंग कर रहा है और आधा पोर्शन अभी वहां पे ही है और उससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ जब मेजरमेंट करोगे तो उसमें एरर आएगी। इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हमें रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें मैनुअल में बताया गया है, प्रोसीजर में, प्रिकॉशंस में बताया गया है, अपरेटस रिक्वायर्ड में बताया गया है, उसी को हमने यूज करना है। डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें 0 एरर है तो 0 एरर को हमने करेक्ट कर लेना है पहले। और डैमेज इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है। डैमेज इंस्ट्रूमेंट है अगर तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिए, नया इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उसके साथ मेजरमेंट करिए, तभी आपकी मेजरमेंट्स जो है वो एक्यूरेट रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर किसके कारण होती है? नाम से पता चल रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसके इग्नोरेंस के कारण भी हो सकती है, नेग्लिजेंस के कारण भी हो सकती है और इनएक्सपीरियंस के कारण भी हो सकती है। किसके कारण हो सकती है ये पर्सनल एरर? ये हो सकती है इग्नोरेंस के कारण। इग्नोरेंस मैं समझाऊंगा इग्नोरेंस का क्या यहां पे मीनिंग है। इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस के कारण हो सकती है और इनएक्सपीरियंस के कारण। इग्नोरेंस कैसे? देखिए, अगर आपने 10th क्लास में प्रैक्टिकल किया था ओम्स का था, और वही प्रैक्टिकल अगर आपको 5th क्लास में बोला जाता करने के लिए, क्या आप कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि 5th क्लास में आपको पता ही नहीं था, आपको नहीं पढ़ाया गया था कि करंट क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो आप तो वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकेंगे। ये हो गया इग्नोरेंस के कारण। नेग्लिजेंस के कारण कैसे होगा? आप 10th क्लास के स्टूडेंट ही हैं, 10th क्लास में आपको ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है और आपको आपके टीचर्स ने बताया है कि रीडिंग किस तरह से लेनी है, लेकिन आप उन प्रिकॉशंस को, उन प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, तो उस समय एरर होगी ही होगी। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या है? आप जो भी मेजरमेंट करें उसको आप 5-6 बार रिपीट करके देखें, बार बार उसको करके देखें, उससे आपको पता चलेगा कि एरर के सोर्सेस क्या हैं और कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप जो मेजरमेंट करेंगे उसमें एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। इस तरह से हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। देखिए, ये मेरे पास एक स्केल है, इसमें यहां पे सेंटीमीटर इंडिकेट्स किए गए हैं। 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच 10 डिविजन्स हैं और हर एक डिवीजन जो है वो इंडिकेट कर रहा है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, जो कम से कम मेजरमेंट ये इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, वो कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मींस 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या हुआ? किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। जैसे ये मीटर स्केल है, ये कितना मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एक मेजरमेंट करने जा रहे हैं जिसका आंसर 1 मिलीमीटर से कम है, 0.2 मिलीमीटर है सपोज, उसके लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो क्या आएगी? एरर। और उस एरर को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। तो इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? ये तो आसान है कि हमने वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसका लीस्ट काउंट हमारी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि वो उसको आसानी से मेजर कर सके। अदरवाइज क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगी। जैसे यहां पे आएगी, अगर हम इस मीटर स्केल को यूज कर रहे हैं उस मेजरमेंट के लिए जिसका रिजल्ट जो है वो 0.2 मिलीमीटर आएगा, तो फिर एरर आ जाएगी। उस एरर को क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। तो इसके लिए हमने क्या करना है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसका लीस्ट काउंट, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उससे भी क्या हो? कम हो, ताकि एरर ना आए, लीस्ट काउंट एरर ना आए। नेचुरल एरर। नेचुरल एरर क्या है? नाम से पता चलता है ये एरर जो है नेचुरल फैक्टर्स के कारण हो सकती है। जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज होने से, प्रेशर चेंज होने से, इंटेंसिटी चेंज होने से हो सकता है। तो इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हमने जो मेजरमेंट करनी है वो आइसोलेटेड कंडीशंस में करें, ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके कारण एरर ना हो, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके कारण एरर ना हो सके। इस तरह से हम नेचुरल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। नो, ये था सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में अभी तक हमने पढ़ा कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो 4 टाइप्स की होती है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर और नेचुरल एरर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एरर की तरफ। नेक्स्ट एरर जो है वो है रैंडम एरर। अब हम रैंडम एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। रैंडम एरर जो है इसका कोई सेट पैटर्न ऑफ ऑकरेंस नहीं होता, मतलब इसके काजेस हमें नहीं पता होते। सिस्टमैटिक एरर के काजेस हमें पता होते थे, लेकिन रैंडम एरर के काजेस हमें नहीं पता होते। ये एरर बाय चांस हो जाती है, पर इसलिए इसको हम चांस एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चांस एरर। क्या बोलते हैं इसको? चांस एरर। इसको कैसे मिनिमाइज करें? इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि हम मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें, बहुत सारे मेजरमेंट लें और उन मेजरमेंट का फिर हम क्या कर लें? मीन कर लें, अर्थमेटिक मीन ले लें। अर्थमेटिक मीन लेने से क्या होगा? कुछ मेजरमेंट में क्या हो रहा होगा, हमारा जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट रिजल्ट से ज्यादा होगा, वहां पे ओवर एस्टिमेशन हो रहा होगा। जहां कुछ ऐसे मेजरमेंट्स होंगे जिनमें हमारा रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट से क्या होगा? कम होगा, वो हो गया अंडर एस्टिमेशन। लेकिन जब हम अर्थमेटिक मीन करेंगे, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? कंपनसेट हो जाएगा और आपको एक एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, जिसको आप मीन वैल्यू भी बोलते हैं। सपोज हमने एक मेजरमेंट किया, उसमें वैल्यूज आ रही है A1, A2, A3,
अप टू an एक फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको हमने मेजर किया और मेजरमेंट से आ रही है a1 a2 a3 अप टू n टाइम्स हमने मेजरमेंट्स लिए। तो अब हम इसका मीन ले लेंगे। मीन कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन वैल्यू जो है इसको लिख सकते हैं 1 बाय n समीशन 1 बाय n कॉमन है, I from 1 to n, I from 1 to n, और यहां पे क्या आ जाएगा a है। मतलब आपको बार बार ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपने समीशन फॉर्म में लिख दिया इसको तो अंडरस्टूड है। जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहां पे क्या आएगा a1, i की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे क्या आ जाएगा a2, i की वैल्यू 3 होगी तो क्या आ जाएगा a3 और i की वैल्यू n होगी तो क्या आ जाएगा an। ये आ जाएगा मीन वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे किसकी, ग्रॉस एरर की। जो थर्ड एरर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है ये एरर मेजरमेंट से पहले भी हो सकती है, मेजरमेंट के दौरान भी हो सकती है और मेजरमेंट के बाद भी हो सकती है। ग्रॉस एरर, इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये है कि हम पहले जो मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसका जो प्रोसीजर है, जो प्रिकॉशंस है, जो उसका लेआउट है, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। करेक्ट उसका लेआउट रखें हम। नंबर सेकंड, हम पूरे डिवोशन के साथ रीडिंग को नोट करें, उसमें एरर होने का चांसेस नहीं होना चाहिए। फिर सही फॉर्मूला यूज करें, अगर हम रॉन्ग फॉर्मूला यूज कर देंगे तो एरर तो आएगी इसमें। फिर जो रिजल्ट आया है उसको हम सही से इंटरप्रेट करें। कई बार इंटरप्रिटेशन में भी हम गलती कर जाते हैं और उसके कारण जो एरर होती है उस एरर को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर। समझ आया आपको? ग्रॉस एरर क्या है? ये मेजरमेंट से पहले भी हो सकती है, मेजरमेंट के दौरान भी हो सकती है और मेजरमेंट के बाद भी हो सकती है। और इसको मिनिमाइज करने का यही है कि हम प्रोसीजर प्रिकॉशंस को फॉलो करें, सही फॉर्मूला यूज करें, सही कैलकुलेशंस करें और सही इंटरप्रिटेशन करें, तभी ये एरर जो है मिनिमाइज हो सकती है। तो ये था एरर्स के बारे में, एरर की टाइप्स के बारे में। अब हम एरर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एरर जो है उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एक्सप्रेशन ऑफ एरर, पहले इसमें आता है एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। सपोज हमने मेजरमेंट्स की, एक फिजिकल क्वांटिटी की और मेजरमेंट आई a1 a2 a3 अप टू an, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू है इसकी मीन वैल्यू, दैट इज am, एंड am इज एक्चुअल वैल्यू। देन जो एब्सोल्यूट एरर होगी फर्स्ट मेजरमेंट में, उसको हम लिखेंगे डेल्टा a1। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से नोट करते हैं। डेल्टा a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a मीन माइनस a1। इसी तरह से सेकंड मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी उसको लिखेंगे डेल्टा a2, दैट विल बी इक्वल टू a मीन माइनस a2। फिर थर्ड मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो होगी a मीन माइनस a3, सो ऑन। इसी तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा an इज इक्वल टू a मीन माइनस an। देखिए ये मीन बार बार लिखना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस a1। मीन्स मीन वैल्यू को हम a मीन लिखने की जगह हम सिर्फ a लिख रहे हैं, a माइनस a2, a माइनस a3, और इसको लिख सकते हैं a माइनस an। अंडरस्टूड रहेगा कि ये मीन वैल्यू की बात हो रही है, एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही है।
तो पहला एक्सप्रेशन क्या है एरर का, वो है एब्सोल्यूट एरर। एरर को हम एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो एक्सप्रेशन है एरर का वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं इसको नोट कर देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक मीन लेना है हमने सभी एब्सोल्यूट एरर्स का। अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन, उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए मीन विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सो ऑन अप टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाय n। क्योंकि मीन करना है ना हमने, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा A मीन इक्वल टू, यहां भी 1 बाय n कॉमन ले लेंगे, समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन i फ्रॉम 1 टू n, और यहां पे क्या रहेगा डेल्टा AI। और जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर में बोला था, यहां भी आप देख सकते हैं डेल्टा A इज इक्वल टू मीन, बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसको अवॉइड करें। डेल्टा A लिख सकते हैं 1 बाय n समेशन i फ्रॉम 1 टू n डेल्टा AI, ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड जो एक्सप्रेशन है एरर का, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर जो है ये रेशो होती है इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू की। द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। और हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर, इसका नाम, दूसरा नाम इसका रिलेटिव एरर भी है। फ्रैक्शनल एरर बोलो या रिलेटिव एरर बोलो, किसके बराबर जाएगा, डेल्टा A/A। जहां भी ऐसा लिखा होगा डेल्टा A/A, तो आपने समझ जाना है ये किसकी बात हो रही है, फ्रैक्शनल एरर की बात हो रही है या फिर रिलेटिव एरर की बात हो रही है। और लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है कि जब हम फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, उस समय जो एरर रहेगी उसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर। Fractional error expressed in percentage. Fractional error expressed in percentage. Fractional error expressed in percentage. तो इसको हम लिख सकते हैं percentage error किसके बराबर होगी, डेल्टा A/A इंटू 100। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन एरर्स का। हमने पढ़ा, पहला है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर है फ्रैक्शनल एरर और फिर है परसेंटेज एरर। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इन एरर्स के रिलेटेड। रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे मैंने, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से। अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करना है अगर हमें, या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो दोनों क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर है उसका सम होगी। ठीक, जैसे हम सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 100 प्लस माइनस 4 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 200 प्लस माइनस 5 ओम।
जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसकी मेजर वैल्यू क्या आ रही है, 100 ओम से 4 ओम कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। सेकेंड रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 200 है, लेकिन 200 से 5 ओम कम भी हो सकती है, 5 ओम ज्यादा भी हो सकती है। तो इन केस ऑफ सीरीज टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, पहले तो आप मीन वैल्यूज को इनको ऐड कर लीजिए, 200 प्लस 100 कितना जाएगा, 300 प्लस फर्स्ट रेजिस्टेंस में ये जो 4 है ये बता रहा है एब्सोल्यूट एरर। यहां पर एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A कितना है यहाँ पे 4, और यहां पर क्या है डेल्टा B कितना है 5 है। तो रूल ये कहता है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी, देखिए यहां भी हमें एब्सोल्यूट एरर लिखनी पड़ेगी ना, जैसे यहां पे हमने लिखी थी 100 प्लस माइनस 4, यहां पे लिखा था 200 प्लस माइनस 5, तो यहां भी हमें लिखना है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो इन दोनों एब्सोल्यूट एरर का क्या होगी, सम होगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 9, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 300 प्लस माइनस 9 ओम। बच्चों समझ आया आपको ये, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू है 100 प्लस माइनस 4 ओम, मींस मीन वैल्यू है इसकी 100 और इसकी मेजर वैल्यू जो है वो 100 ओम से 4 ओम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, प्लस माइनस 4, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दी है 200 प्लस माइनस 5 ओम, मींस मेजर वैल्यू जो है वो 200 ओम से 5 ओम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमें बताना था कि जब इन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा और उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस हम जानते हैं, सीरीज के केस में क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, पहले तो आप मीन वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 200 प्लस 100 कितना आ जाएगा 300, यहां पर एब्सोल्यूट एरर कितनी है 4, यहां पे कितनी है 5, और टोटल कितनी हो जाएगी 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9। क्लियर है अभी आपको, ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इन केस ऑफ एरर। अब हम करेंगे रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट हम करेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उस समय हम एब्सोल्यूट एरर नहीं देखेंगे फाइनल रिजल्ट में, उस समय हम देखेंगे फ्रैक्शनल एरर। ये याद रखिए आप कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप एब्सोल्यूट एरर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आप क्या लेंगे, फ्रैक्शनल एरर। तो मल्टीप्लिकेशन है जैसे अगर दो नंबर का, जैसे एक हमारे पास क्वांटिटी है z इंटू a इंटू b, ये दो क्वांटिटीज हैं a और b, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ये आ रहा है। तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो होगी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर दो नंबर को आप ऐड कर रहे हो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो क्या होगी, दोनों नंबर्स की जो फ्रैक्शनल एरर है उसका सम होगी। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन में था। इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन अगर डिवीजन है, अब डिवाइड करें दो क्वांटिटीज को, z इज इक्वल टू a अपॉन b, एक क्वांटिटी a है एक क्वांटिटी b है, दोनों को डिवाइड किया आपने, आंसर आ रहा है z। तो इसमें भी जो फ्रैक्शनल एरर होगी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने फ्रैक्शनल एरर लेनी है। और इसके साथ एक और रूल कर लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक तो न्यूमेरिकल करेंगे इन्हीं बेस्ड। रूल ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, अगर हम हमारे पास एक क्वांटिटी है a, उसकी पावर कर देते हैं n और हमारे पास आंसर आता है z। अब इसमें भी जो रिलेटिव एरर होगी या फ्रैक्शनल एरर होगी वो होगी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये n आपने पहले लिख देना है, डेल्टा a अपॉन a। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक्सपोनेंट दोनों के रूल एट अ टाइम अप्लाई होंगे। तो ये आपको क्लियर है एक्सपोनेंट का कैसे करना है, आपने जो पावर है उसको पहले लिख देना है और फिर क्या लिखना है, आपने फ्रैक्शनल एरर लिखनी है।
ओके, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिवीजन का और एक्सपोनेंट का यूज होगा। और ये क्वेश्चन केएस में पूछा गया था, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम सुना होगा आपने। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को हम करते हैं। न्यूमेरिकल ये था कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो हम तभी निकाल पाएंगे जब फ्रैक्शन एरर हम करेंगे। तो पहले फ्रैक्शन एरर, फिर उसके बाद परसेंटेज कर पाएंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज पावर इन determination of power if error in measurement of voltage and resistance is 2%। अब इसका सॉल्यूशन 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पढ़ा था ना आपने, 3 आपने रिलेशन पढ़े थे, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक पढ़ा था आपने P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला यूज होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमें पहले क्या निकालनी है, फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा P अपॉन P लिखेंगे हम, इक्वल टू, अब देखिए यहां पे डिवीजन भी हो रहा है और यहां पर पावर भी है। पावर का रूल हमने अभी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ट्वाइस, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा V अपॉन V। जैसे अभी क्या था ना हमने, z इज इक्वल टू a पावर n था, तो हमने इसका फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखा था, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a लिखा था। यहां भी ऐसे करेंगे। और डिवाइड में अभी हमने पढ़ा था z इज इक्वल टू a अपॉन b था, तो इसका जो फ्रैक्शनल एरर आता था डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या आता था, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो यहां पे भी अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डेल्टा r अपॉन r। अब ये तो फ्रैक्शनल एरर आ गई, अब हम परसेंटेज एरर करेंगे, डेल्टा p अपॉन p इनटू 100, और इधर भी 2 डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, और यहां भी क्या आ जाएगा, डेल्टा r अपॉन r इनटू 100। ये इसको ऐसे रखेंगे हम, डेल्टा P अपॉन P इनटू 100 2, और ये हमें जो दिया गया है वोल्टेज में जो एरर है, ठीक है, वो कितनी है, 2%। तो कितना आ जाएगा, यहां पे इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2, और यहां पे ये यहां पे भी कितना है, 2, ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो हम पावर कैलकुलेट करेंगे उसमें कितनी एरर होगी, 6%। अगर वोल्टेज डिटर्मिनेशन में 2% एरर थी, रेजिस्टेंस डिटर्मिनेशन में भी 2% एरर थी, तो जो हम पावर कैलकुलेट करेंगे उसमें कितनी एरर होगी, 6%। एक और हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें डिवीजन भी और एक्सपोनेंट भी यूज होगा। ये आपको क्लियर है ना स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Calculate percentage error in determination of z is equal to a cube b square under c d। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें आपने परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। इफ एरर in measurement of A, B, C and D is 1%, 4%, 3% and 2%। A में जो एरर है वो है 1%, B में कितनी है 4%, और C में कितनी है 3%, और इसमें कितनी है 2%। ओके, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहां पे 3% है, यहां पे 4। सॉल्यूशन, एज z किसके बराबर दिया गया है, a क्यूब
b स्क्वायर और अंडरूट c, तो ये आ जाएगा d। अब हम इसको पहले फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z, तो एक्सपोनेंट का आपको याद होगा, पहले क्या लिखेंगे 3 डेल्टा a अपॉन a। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन में भी वही रूल होता था जो डिवीजन में होता था, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 डेल्टा b अपॉन b। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर c की पावर कितनी है, c की पावर है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे डेल्टा c अपॉन c, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू डेल्टा d अपॉन d। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100%, ये 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, 1/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये कौन सी एरर है, ये है परसेंटेज एरर, ठीक है, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ये आ जाएगा 3 डेल्टा a में कितनी है 1, डेल्टा a में मतलब a में कितनी एरर है 1%, और फिर b में कितना है 3%, ये इस पूरे की जगह हम 3 लिख सकते हैं 1/2, और यहां पे c में कितनी एरर है 4, और यहां पर कितनी है 2%, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, और ये इसका हाफ करोगे 2 प्लस 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 2 4 6 10 एंड 3 13%। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इवन सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कई बार। तो इस तरह से हम एरर, परसेंटेज एरर बता सकते हैं z में कितना परसेंटेज एरर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एरर के बारे में पढ़ा, एरर के टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक्सप्रेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ा, और रूल्स पढ़े हमने, किस तरह से एरर्स के क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करने होते हैं तो रूल्स क्या हैं वो भी हमने डिस्कस किए, और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, एंड प्लीज स्टे एट होम। थैंक यू।